तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली आपको पूछा जाता है, इनको हम क्लैम्प फोर्स भी बोलते हैं, है ना। तो क्लैम्प फोर्स कैसे निकाला जाता है उसको स्टार्ट करते हैं। क्लैम्प का मतलब किसी भी बॉडी को जहां से हैंग किया या जहां से उसको सपोर्ट मिला है, उस सपोर्ट पे जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्लैम्प फोर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भाई मान लीजिए कि क्वेश्चन लेते हैं, तो जैसे बच्चों हमने एडवर्ड मशीन पढ़ी थी, तो आपको पता था कि यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, फिर यहाँ पे एक क्लैंप लगा हुआ है ना। और इस क्लैंप से पुली हैंग है, पुली जो हैंग है वो क्लैंप से हैंग है। तो ये जो क्लैंप है ये कितना फोर्स लगा रहा होगा ताकि पुली को मेंटेन कर पा रहा। और फिर यहाँ पर बच्चों ये जो मास है ये आपका m1 मास, फिर ये आपका जो मास है ब्लॉक है एक और लगा दिया। तो ये सिंपल एडवर्ड मशीन की ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये m2 मास है, तो ये m1 मास है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो क्लैंप है ये कितना फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो क्लैंप फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है पुली पर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्लैंप फोर्स है। अच्छा, इसमें टेंशन देखें तो ये टी है, ये टी है, और ये टी है, ये टी है। ये टेंशन की डायरेक्शन तो ऐसी होती है ना बच्चों। अब अगर हमें क्लैंप फोर्स लगाना निकालना है तो ये किस पे फोर्स लगा रहा है, क्लैंप जो है पुली पर। तो हमें पुली का एफबीडी बनाना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे आप बनाएंगे एफबीडी ऑफ पुली। तो पुली को पॉइंट मास कंसीडर कर लो भाई। तो ये हमने पुली को पॉइंट मास कंसीडर कर लिया। नीचे की तरफ बच्चों टेंशन प्लस टेंशन, तो ये 2 टाइम्स टेंशन फोर्स लग रहा है। ऊपर जो है इस पे क्लैंप फोर्स लगा रहा है। अब क्योंकि पुली रेस्ट पर है तो अब इसी बात है ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि पुली जो है बच्चों वो रेस्ट पर है। इसका मतलब जो क्लैम्प फोर्स की वैल्यू है इस स्थिति में वो है 2t के बराबर। अब आपको क्लैम्प फोर्स 2t निकालने को बोला जाए, आपको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाए, डाटा दिया जाए, तो आप m1 और m2 का यूज करके टेंशन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन निकाल लेना, फिर टेंशन की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। और फिर यहाँ पे टेंशन की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्लैम्प फोर्स भी आपका निकल जाएगा ना। तो क्लैम्प फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा पुली जिस क्लैम्प से अटैच है पुली के लिए एफबीडी बनाओ, आपको क्लैम्प फोर्स जो है जो पुली पे लग रहा है वो आपको मिल जाया करेगा, है ना। जैसे मैं और एग्जांपल तो मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फिर आप जानते हो मैंने पहले ही सिखा दिया आपको कि एक्सेलरेशन और टेंशन कैसे निकालते हैं एडवर्ड मशीन में ना। या कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। तो आपको M1 M2 का अलग अलग एफबीडी बनाना पड़ेगा, और क्लैम्प फोर्स पूछा जाएगा तो फिर पुली का भी एफबीडी बनाना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं अगर और कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए कि क्लैम्प फोर्स पूछा गया आपको इस एग्जांपल में कि ये लेट सपोज आपकी पुली है, पुली क्लैम्प्ड है इस तरीके से यहाँ पे रिजिड सपोर्ट से ये, और आपकी जो रोप है बच्चों वो ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है M1 मास का, यहाँ पर बच्चों ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे यहाँ पर M2 मास लगा हुआ है ये। अब आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द क्लैम्प फोर्स, है ना। तो क्लैम्प फोर्स बेसिकली पहले आपको ये एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर वहां से टेंशन की वैल्यू आएगी, फिर निकलेगा। तो वो सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि M1 M2 का एफबीडी बनाओगे तो आपको क्लैम्प फोर्स मिल जाया करेगा, है ना। तो इसमें अगर कंडीशन में अगर आपको बनाना है तो पहले आप सबकी टेंशन की डायरेक्शन बना लो। तो यहाँ टेंशन ऊपर, यहाँ टेंशन नीचे, यहाँ पे टेंशन टूवर्ड्स द रोप लगता है ना। टेंशन की डायरेक्शन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्लैम्प फोर्स ऐसे लग रहा है, ये क्लैम्प फोर्स है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे एफबीडी ऑफ पुली बनाएं क्लैम्प फोर्स को निकालने के लिए, एफबीडी ऑफ पुली, तो देखो बच्चों कैसा होगा। ये पुली मान लिया हमने, इस पे नीचे टेंशन लग रहा है ना। टेंशन की वैल्यू टी है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है ऐसे, ये टेंशन की वैल्यू टी है, और ये क्लैम्प फोर्स लग रहा है ऐसे एफ सी। तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्टिकल रेस्ट पे है, तो इसका मतलब जो टेंशन का दोनों का जो वो होगा बच्चों रिजल्टेंट, वो इस क्लैम्प फोर्स को कैंसल आउट करेगा।
अब ये 90 डिग्री पर है दोनों फोर्सेस, तो दोनों फोर्सेस को अगर कैंसिल आउट करना है तो ये T और T दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये वाला जो फोर्स है ये √2T हो जाएगा। तो जो आपका क्लैम फोर्स है इस कंडीशन में उसका आंसर हो जाएगा √2T न्यूटन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। टी की वैल्यू आप वैसे भी M1 और M2 की FBD बनाकर निकाल लेना, न्यूमेरिकल जब आएगा तो M1 M2 की वैल्यू भी आपको दी जाएगी, है ना। तो आई होप आपको बच्चों ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा क्लैम फोर्स क्या होता है। तो देखिए बच्चों इसमें और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो एक मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ, है ना, तो उससे भी सवाल लिया जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है, लेट्स सपोज, और यहाँ पर इस तरीके से एक मान लीजिए कि पुली है, लगा दी है, क्लैंप से अटैच कर दी गई है, और ये जो पुली है इससे एक रोप जो है, ये एक रोप और ये एक दूसरी रोप, मतलब यही रोप है जिसका दूसरा सिरा, एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। अब इस वाले सिरे से, इस रोप के इस वाले सिरे से लेट्स सपोज कि एक बॉक्स अटैच है, ये इस तरीके से, ये बॉक्स ऐसे अटैच है, ये बॉक्स है तो ये बॉक्स इस तरीके से अटैच है। फिर ये वाला जो सिरा है, इस बॉक्स में एक आदमी खड़ा हुआ है बच्चों, तो ये वाला सिरा ये आदमी पकड़ा हुआ है। अब हुआ क्या कि जब आदमी इस रोप को खींचेगा तो ये बॉक्स ऊपर जाएगा तो आदमी भी ऊपर जाएगा। सोचो आप, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, सोचो जरा, अगर ये बॉक्स जो है, मतलब ये जो रोप है, अगर ये आदमी नीचे की तरफ जाएगा तो ये रस्सी ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब बॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और बॉक्स ऊपर जाएगा तो बॉक्स के साथ आदमी भी ऊपर जाएगा। देखो, तो आदमी अगर रस्सी खींचता है तो ये बॉक्स और आदमी जो दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे, मैन साथ साथ ऊपर जाएंगे, है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर वैसे कई जगहों पे यूज करता है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पेंटिंग वगैरह करनी पड़ती है ना, तो यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा पूरा बॉक्स नहीं होता, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बना दिया। तो एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको ऊपर से खींचा जाता है, आदमी पकड़ा रहता है उसको, तो वो प्लेटफॉर्म ऊपर जाता है, उसके साथ वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में पेंट वगैरह कर सकता है, जो भी करना हो, साफ सफाई वगैरह वो कर सकता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी हैं, कुछ डाटास दिए हैं। आपको बोला गया है कि जो मास ऑफ मैन है वो 60 kg है, और ये बोला गया जो मास ऑफ बॉक्स है वो बच्चों 40 kg है ना। और ये कहा गया है कि मैन जो है वो होल्ड द रोप, मतलब मैन ने अभी उसको खींच नहीं रहा है या छोड़ नहीं रहा है कि वो ऊपर नीचे जाए, सिर्फ इसको होल्ड किया हुआ है, रोप को पकड़ा हुआ है, यानी इस पूरा सिस्टम अभी रेस्ट पर, इक्विलिब्रियम पे ना। तो पहली कंडीशन जो है इस क्वेश्चन में वो दे दी है हमें कि मैन होल्ड, होल्ड का मतलब वो रुका हुआ है ना, होल्ड द रोप, तो रोप को पकड़ा हुआ है, इसका मतलब सिस्टम इज एट रेस्ट, है ना। मतलब ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। मैन होल्ड द रोप मतलब ना तो मैन उस रस्सी को खींच रहा है ना छोड़ रहा है, तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो जो सिस्टम है, सिस्टम इज इन रेस्ट, तो सिस्टम आपका रेस्ट पे है, इसका मतलब ये है ना। नहीं तो कई बार बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन होगा नहीं फिर आपसे। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, और क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे बारी बारी, पहले पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि फाइंड द टेंशन इन द रोप। अब ये रोप में टेंशन तो होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर रोप नहीं टूट रही है तो रोप में कुछ ना कुछ टेंशन है। तो फाइंड टेंशन इन रोप, तो आपसे यही पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि इस रोप में कितना टेंशन होगा, है ना बच्चों। देखें स्टूडेंट, अब इसमें जो टेंशन निकालना है, टेंशन निकालने के लिए कई बार बच्चे सोचते हैं मास दोनों का बॉक्स और इसका मिला लो तो 100 है और नीचे 1000 लग रहा है, तो टेंशन भी 1000 न्यूटन है, जो गलत हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इस रोप का एक एंड मैन के हाथ में है और इस रोप का दूसरा एंड वो बॉक्स के साथ है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी भाई। अब दिक्कत एक और है, अगर आप सिर्फ मैन के बारे में सोचो कि मैन पे जो फोर्स लग रहा है उसको बनाओ, तो मैन पे ऊपर तो एक टेंशन लग रहा है, ये बात भी आपको क्लियर है। फिर नीचे इसका mg लग रहा है, वो भी लगेगा, और एक बॉक्स का प्लेटफॉर्म इसको नॉर्मल दे रहा है, तो इसमें एक नॉर्मल भी आ जाएगा। तो मतलब या तो फिर आप दोनों बॉक्स और मैन का एफबीडी अलग अलग बनाओ, तो फिर आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, तो फिर उनको सॉल्व करो,
है ना, क्योंकि फिर नॉर्मल रिएक्शन भी आपको निकालना पड़ेगा। इसको और आसान तरीके से करने का तरीका ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन अगर आप इंडिविजुअल बॉडीज ले रहे हो तो जो नॉर्मल रिएक्शन है क्यों ना आप उनको इंटरनल फोर्स बना दो। मतलब आप ऐसा सिस्टम चूज कर लो कि मैन और बॉक्स एक ही सिस्टम में आ जाए, तो इनके कारण जो नॉर्मल लग रहा होगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इंटरनल हो जाएगा तो नॉर्मल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और रोप को सिस्टम के बाहर रखो तो रोज रोप टेंशन लगा रही होगी, वो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सटर्नल। तो एफ नेट टू एम ए, या फिर एफ नेट बैलेंस करना है तो उसमें सिर्फ आपको एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे यही कर रहा हूं, मैं क्योंकि मुझे अभी नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछा गया है, मैन और किसके बीच में, आपका बच्चों बॉक्स के बीच में, इसलिए मैं उसको चाहता हूं कि कंसीडर ना करना पड़े। इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा सिस्टम मानना चाहिए कि वो इंटरनल फोर्सेस में आ जाए। तो मैन और बॉक्स में नॉर्मल लग रहा है ना, तो इन दोनों को ही सिस्टम ले लो ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके सॉल्यूशन में हम एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर अ सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम, सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ मैन प्लस बॉक्स। तो आप मैन प्लस बॉक्स को सिस्टम ले लो बच्चों, ध्यान से सुने। तो अगर आपने इन मैन प्लस बॉक्स को, इसको इसको आपने सिस्टम एज्यूम कर लिया है, तो इस सिस्टम का मास कितना हो गया आप देखो, मास ऑफ सिस्टम। तो मैन और बॉक्स है ना, तो मैन का मास और इसका मास, तो ये हो जाएगा 100 kg। अब इस सिस्टम का एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ सिस्टम जो हमने लिया है, एफबीडी ऑफ सिस्टम, तो आपको मिलेगा। अब देखो इसमें रोप जो है वो एक्सटर्नल है, तो टेंशन यहाँ पे ऐसा, टेंशन की डायरेक्शन ये, टेंशन की डायरेक्शन ये। अब सिस्टम बना, अब सिस्टम बनाओगे तो इंटरनल फोर्सेस को बनाने की जरूरत नहीं है, फोर्सेस हम इंटरनल नहीं बनाते, एक्सटर्नल फोर्सेस बना रहे हैं। तो जो सिस्टम का एफबीडी है बच्चों, उसका मास हो गया 100 kg का। उस पे एक फोर्स लगेगा, दोनों पे कंबाइंड फोर्स जो ग्रेविटी लगा रही है, क्योंकि अर्थ सिस्टम में नहीं है इसलिए ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया अर्थ की वजह से। तो ये हो जाएगा 100 G, तो 1000 न्यूटन। फिर ऊपर आप ले लो, तो यहाँ पे देखो इस सिस्टम पे ये ऊपर की तरफ टी लग रहा है, और इस सिस्टम में ये भी ऊपर की तरफ टी लग रहा है। देखो बच्चों, एक टी मैन पर, एक टी बॉक्स पर, लेकिन है तो बॉक्स और मैन सिस्टम के पार्ट। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है सिस्टम में वो टी नहीं, 2T लग रहा है, 2T। और ये पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पर है। इसका मतलब 2T बैलेंसेस 1000 न्यूटन। तो 2T इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। तो T की वैल्यू बच्चों 1000/2, दैट इज 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन इज द टेंशन फोर्स एंड इट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम यहाँ पे भी यूटिलाइज आप कर सकते हो ऐसे सवालों को, ये सवाल बहुत आसान हो जाते हैं फिर करना, है ना। बस आपको प्रॉपर सिस्टम लेना आना चाहिए सवाल के हिसाब से। अभी सवाल चेंज होगा तो हम सिस्टम भी अपना बदलेंगे, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा इसका। तो देखिए बच्चों, ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन मैन बिटवीन मैन एंड बॉक्स। तो मैन और बॉक्स के बीच का आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। तो आपको पता है ये बॉक्स इस मैन पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो अब हमें सिस्टम ऐसा चूज करना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल हो जाए, ताकि हम उसको यहाँ पे कंसीडर कर पाए। क्योंकि सिस्टम अगर लेते हो तो इंटरनल फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं फिर हम। तो मैं सिर्फ केवल मैन को ही सिस्टम में ले लेता हूँ, क्योंकि बॉक्स सिस्टम के अब बाहर हो गया, तो जो बॉक्स मैन पे फोर्स लगाएगा वो आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ मैन का एफबीडी बनाओ, है ना बच्चों, एफबीडी ऑफ मैन आप बनाओगे। तो मैन का जो मास है वो है 60 kg का। तो एक तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लग रहा होगा जो 60 इंटू जी मतलब 600 न्यूटन हो जाएगा। और ऊपर की तरफ रोप लगा रही है टेंशन, और ऊपर की तरफ एक बॉक्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा है। तो ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन प्लस नॉर्मल। और क्योंकि हम टेंशन की वैल्यू निकाल चुके हैं इसलिए घबराने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैन है ये तो रेस्ट पे है भाई, तो इनको बैलेंस कर दो। मतलब टेंशन प्लस न्यूटन जो है वो 600 न्यूटन के बराबर है, टेंशन प्लस नॉर्मल। और टेंशन की वैल्यू है 500, तो उधर जाएगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है 600 माइनस 500 हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 100 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर टू अवर सेकंड प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम को यूज करके चीजों को सॉल्व करना कितना आसान है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप मैन का एफबीडी अलग बनाएं, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस करें। फिर बॉक्स का एफबीडी अलग बनाएं, उसमें जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको बैलेंस करें।
और उसके बाद दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल और टेंशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया तो बहुत जल्दी और आंसर आता है। और सिस्टम का कॉन्सेप्ट से अगर आप इसमें चूज करने में, क्वेश्चन के हिसाब से सिस्टम को चूज करने में एक्सपर्ट हो जाते हो जब, तो आप ओरली भी आंसर कर सकते हो ऐसे सवालों का। जिन सवालों से बच्चे घबराते हैं ना, तो आप उनका बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। अब अंतर ये आएगा कि अभी तक ये पूरा सिस्टम मैन ने होल्ड किया हुआ था रोप को, लेकिन अब हम उसको एक्सेलरेट कराएंगे ना, तो फिर आपका टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन की क्या वैल्यूज होंगी वो आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, ये आपका बच्चों रिजिड सपोर्ट है जैसे हमने पहले बनाया था। उसके बाद यहाँ पे आप पुली अटैच कर दोगे, तो ये पुली अटैच कर दिया है ना। फिर रोप का एक ये पोर्शन है, ये रोप का ऐसा पोर्शन है। यहाँ पे भाई फिर आपका एक इस साइड से रोप के एक ऐसे बॉक्स लगा हुआ है, और फिर ये नीचे जो रोप है, ये रोप जो है ये आदमी एक पकड़ा हुआ है। अब ये आदमी जो है ये रोप को नीचे खींच रहा है, तो ये पूरा बॉक्स जो है वो ऊपर जा रहा है। तो ये जो मैन प्लस बॉक्स दोनों है ये ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रहे हैं विद 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सलरेशन। ये आपको बता दिया है क्वेश्चन में। फिर से आपसे यहाँ पे दो पार्ट पूछे गए हैं क्वेश्चन के। पहले तो आपको ये बोला गया है कि एंड बॉक्स मैन एंड बॉक्स बोथ आर accelerating both are accelerating upward both are accelerating upward with with 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फुल स्टॉप। फर्स्ट, तो इसमें दो क्वेश्चन फिर से आपसे पूछेंगे। फाइंड टेंशन इन रोप, तो रोप में आपको टेंशन बताना है भाई। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मैन एंड बॉक्स। तो ये आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, जैसे पहले पूछे गए थे। अंतर ये है कि अब ये पूरा सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, पहले रेस्ट पे था, होल्ड किए हुए था मैं। तो मैं आपको सिर्फ अपवर्ड एक्सेलरेशन का बता रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है डाउनवर्ड, लेकिन आप इसको कर लोगे तो डाउनवर्ड वाला भी कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसमें एक दो चीजें और यहाँ पे गिवन है ना, मैंने लिखना भूल गया मैं। तो आपको मास ऑफ मैन भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, मतलब जो पहले दिया गया था 40 kg 60 kg 60 kg। और मास ऑफ बॉक्स भी आपको दिया है जो कि 40 kg है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही बात है कि आपको अगर टेंशन निकालना है तो सिर्फ टेंशन को एक्सटर्नल ले लो, बाकी सबको सिस्टम कंसीडर कर लो भाई। तो मैन और बॉक्स को सिस्टम कंसीडर कर लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर रहे हैं कंसीडर अ सिस्टम ऑफ मैन प्लस बॉक्स। तो दोनों हम सिस्टम कंसीडर कर लेंगे। देखो तो हुआ क्या, यहाँ पे जब आप सिस्टम कंसीडर करोगे तो इन दोनों को आपने कर लिया, मैन और बॉक्स को। तो यहाँ पे देखो ये टेंशन लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है। तो अगर इन दोनों को कंसीडर कर लिया तो ऊपर की तरफ जो है ये सिस्टम का जो मास है वो तो 100 kg हो गया भाई, एफबीडी अगर हम बनाए। तो नीचे की तरफ तो 1000 न्यूटन लग रहा है, और ऊपर की तरफ टी प्लस टी, तो ये 2t लग रहा है। लेकिन याद रहे कि एक्सेलरेशन है, अब ये रेस्ट पे नहीं है, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा है। तो आपको सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो नेट फोर्स होगा 2t माइनस 1000, ये 1000 है, 100 नहीं, इज इक्वल टू एम ए। तो 100 प्लस ए, 100 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 200। फिर आप ध्यान से देखो तो 200 बच्चों ये उधर जाएगा, तो 2t जो है वो हो जाएगा 1200, है ना। 1000 प्लस 200 1200। तो t की वैल्यू आ जाएगी 600 न्यूटन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको अब जो है सिस्टम किसको कंसीडर कर लेना है, मैन को, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बनाना है।
तो आप केवल मैन को कंसीडर कर लो सिस्टम में। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो अगर हम मैन को कंसीडर करते हैं भाई, तो मैन का मास है 60 kg, तो नीचे की तरफ लगेगा 600 न्यूटन, ऊपर की तरफ दोनों फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, तो N प्लस टी, और ये भी एक्सलेट कर रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना बच्चों। तो यहाँ पे फिर से आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ तो आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो एफ नेट जो है वो हो जाएगा N प्लस टी माइनस 600 इज इक्वल्स टू 60 इंटू ए, तो 120। अब यहाँ पे टेंशन की वैल्यू पुट कर दो भाई, तो नॉर्मल प्लस 600 माइनस 600 इक्वल्स टू 120, तो 600 कैंसिल, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपका 120 न्यूटन। तो आई होप बच्चों आपको बन जाएगा। वैसे अगर ये डाउनवर्ड होता, डाउनवर्ड एक्सलरेट कर रहा होता, आदमी रस्सी को छोड़ रहा होता तो नीचे आ रहा होता, तो एक्सलेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, तो फिर यहाँ पे यही इक्वेशन आपकी 1000 माइनस 2t इक्वल्स टू जो एम ए है वो लग जाता, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ शायद आंसर 800 आ जाता, मतलब 400 आ जाता 600 की जगह। तो वैसा भी आप कर सकते हो, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में आपको एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगाना है ना, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो मैं उसको अब यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो तीसरा सवाल भी इसमें बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा बच्चे। तो देखिए बच्चों, आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका बच्चों रिस्ट सपोर्ट है एक, यहाँ से एक रोप ऐसे है, और रोप फिर यहाँ पे इस पुली से कनेक्टेड है, और ये रोप इस पुली पर वाइंड है और यहाँ पे इस तरीके से आ रही है। उसके बाद फिर ये जो पुली है एक क्लैम्प के थ्रू ऐसे ज्वाइन है, फिर ये क्लैम्प जो है एक वेज से ज्वाइन है, ट्राइंगुलर वेज ऐसा, मतलब एक स्ट्रक्चर है ट्राइंगुलर शेप का, उसको वेज बोलते हैं, कोई भी रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो वेज है ये ग्राउंड पे इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको सिचुएशन क्लियर है कोई भी। उसके बाद फिर ये बोला जा रहा है कि ये जो वेज है ये 2 किलो का है, और यहाँ पर जो है ये रोप के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से कोई आदमी या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये फोर्स जो है ये 100 न्यूटन का है। तो आप समझ पा रहे होंगे जब ऐसे फोर्स लगाया जा रहा होगा तो ये पुली ऐसे खिसक रही होगी, तो ये वेज भी ऐसे खिसक रहा होगा। तो आपको बताना है कि इस वेज का एक्सेलरेशन क्या है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड टेंशन इन द रोप, और रोप में क्या टेंशन है वो आपको बताना है। तो देखिए, अगर हमें इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप टेंशन निकालो। टेंशन निकालना इसमें बड़ा ही आसान है। देखो, जिस एंड पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है 100 न्यूटन का, तो टेंशन तो इधर लग रहा होगा। फिर इस पुली पे टेंशन ऐसे लग रहा है, यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रहा है, ये टेंशन की डायरेक्शन है अगर आप ध्यान दें तो। अब ये वाले पॉइंट के बारे में सोचो बच्चों, ये पॉइंट पे ऐसा फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे जो रोप का पॉइंट है इसके बारे में सोचो आप। तो इस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन इधर लग रहा है और टेंशन ऐसे लग रहा है, तो टेंशन की क्या वैल्यू होगी भाई। यहाँ पे नेट फोर्स बच्चों 0 हो जाएगा। अच्छा, कई बार स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो रोप का पॉइंट है, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, ये तो एक्सेलरेट कर रहा होगा ऐसे, तो ये कैसे एफ नेट इक्वल टू 0 बोल दोगे। तो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन की वजह से एफ नेट 0 नहीं है, लेकिन ये जो रोप है ये तो हमने आइडियल रोप मानी है ना, कि इसका मास जो है वो 0 है, मासलेस रोप है। तो मास 0 होने की वजह से नेट फोर्स 0 है, ना कि एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन कई बार आती है, तो वहां पे बच्चे ये इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि नेट फोर्स क्यों 0 कर दिया और बैलेंस क्यों कर देते हो आप फोर्स को, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन होगा स्ट्रिंग का। वहां पे इसलिए किया जाता है क्योंकि हम इसको आइडियल स्ट्रिंग मान रहे हैं। आइडियल स्ट्रिंग मान रहे हैं तो मासलेस है, और मास 0 है इसलिए नेट फोर्स 0 है, ना कि एक्सेलरेशन 0 है इसलिए नेट फोर्स 0 है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। इसलिए आइडियल स्ट्रिंग्स में आप हमेशा फोर्स बैलेंस कर देते हो उसके एक्सेलरेशन होने के बावजूद, क्योंकि वहां पे नेट फोर्स क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है, क्योंकि मास जो है वो आइडियल स्ट्रिंग का है और आइडियल स्ट्रिंग जो है उसका मास 0 होता है इसलिए। तो इसका मतलब हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो 0 है, तो नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब जो टेंशन है वो 100 न्यूटन के बराबर है। टेंशन जो है बच्चों वो 100 न्यूटन के बराबर है।
अब क्या करना है कि आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है जो ये राइट की तरफ है, ये हमारा काम है ना निकालना। अब ये कैसे निकालेंगे? अब देखो, अगर इस ब्लॉक को बारे में सोचोगे, इस ब्लॉक के एफबीडी के बारे में सोचोगे, तो इसमें ये क्लैम फोर्स निकालना पड़ेगा। पहले आप क्लैम फोर्स निकालोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर उसका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आएगा, उसको लोगे, फिर सॉल्व करोगे। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऊपर से फिर इसका नॉर्मल रिएक्शन, वो एक अलग कहानी आ जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस क्लैम फोर्स को कंसीडर ही ना करना पड़े, ऐसा सिस्टम ले लें। तो हम इस पुली को, क्लैम्प को और इस ब्लॉक को, इन तीनों को सिस्टम में ले लेते हैं बच्चों। तो इससे क्या होगा कि जो ये क्लैम्प फोर्स ब्लॉक पे लगा रहा होगा या जो ब्लॉक इस पे लगा रहा होगा, ये इंटरनल हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्लैम्प को भी सिस्टम में इंक्लूड कर लिया। तो मुझे क्लैम्प फोर्स को नहीं लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो हमने सिस्टम लिया है, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, वो सिस्टम हम ले लेंगे ब्लॉक प्लस पुली प्लस क्लैम्प, इन सभी को सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर दो। अगर हमने इन सभी को सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर दिया, हालांकि जो मास ऑफ द सिस्टम है वो सिर्फ केवल किसकी वजह से है? ब्लॉक की वजह से, क्योंकि पुली और क्लैम्प तो ये आइडियल है, तो इनका मास कितना है बच्चों? 0। इसे सिस्टम का मास अभी भी 2 kg है। बट इसको इंक्लूड करने से क्या हो गया कि अब हमें क्लैम्प फोर्स के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनल हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? एफबीडी बना सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे, जिस सिस्टम का मास 2 kg है। तो इसके देखो इस तरफ एक टेंशन टी ऐसा और एक टेंशन टी ऐसा, तो मतलब 2t फोर्स लग रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो ये 2t फोर्स लग रहा है। 2t मतलब t की वैल्यू 100 है, तो ये 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये 200 न्यूटन कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, इसको कितना एक्सेलरेशन देगा लेफ्ट की तरफ? तो आप ए निकाल सकते हो, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगा दो सिस्टम में। तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए मतलब 200 इंटू 2, सॉरी, एफ नेट 200 है, इक्वल्स टू एम की वैल्यू 2 है इंटू ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जो है वो 200/2 आ जाएगा, डेट इज 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाना चाहिए। तो देखो बच्चों, इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना चाहिए। तो लेट सपोज ये आपकी वॉल है, सीलिंग है, यहाँ से एक रोप ऐसा है, रोप फिर यहाँ पे ऐसे बच्चों पुली से अटैच्ड है, और ये रोप फिर ऐसे पुली से अटैच होने के बाद ऐसे गई है, और इस पॉइंट पे एक्सटर्नली फोर्स लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का। उसके बाद इस पुली से एक क्लैंप अटैच है इस तरीके से, और इस क्लैंप से बच्चों एक ब्लॉक अटैच है। ब्लॉक जो है वो 4 kg का है, और ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब जैसे ही यहाँ से फोर्स लगेगा तो ये क्लैंप और ये ब्लॉक इस तरफ एक्सलरेट करेगा ए। तो ये एक्सलरेशन आपको बताना है कितना होगा। तो अब इसको निकालने के लिए, एक्सलरेशन निकालने के लिए फिर से वही बात है कि सबसे पहले तो बच्चों आपको ये बताना पड़ेगा कि टेंशन फोर्स कितना है। पहले तो आप टेंशन फोर्स की डायरेक्शन बना लो। तो इसमें टेंशन यहाँ, इसमें टेंशन नीचे, मेरे ख्याल से आप टेंशन की डायरेक्शन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। फिर इस पॉइंट को पकड़ो। तो यहाँ ये मासलेस रोप है, आइडियल रोप है, तो इसका इस पे जो एफ नेट है वो तो बच्चों 0 हो जाएगा। 0 है तो 50 के बराबर ही टेंशन लगना चाहिए ना। तो दिस इंप्लाइज दैट कि टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। अब ये टेंशन फोर्स आपका 50 न्यूटन आ गया भाई, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन इधर है, तो आप किसको सिस्टम कंसीडर कर लो? तो जो आपका सिस्टम है बच्चों उसको कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि क्लैंप फोर्स को इंक्लूड नहीं करना। तो पुली, क्लैंप और ब्लॉक, इन तीनों को कंसीडर कर लें। तो ब्लॉक प्लस पुली प्लस आपका क्लैंप। अब क्योंकि पुली और क्लैंप का तो कोई मास है नहीं, तो इस सिस्टम का जो मास है वो कितना हो जाएगा भाई? 4 kg। तो अगर हम 4 kg सिस्टम के लिए एफबीडी बनाए, तो क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में है और हॉरिजॉन्टल ही मुझे पूछा गया है कि कितनी वैल्यू है, उसको निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों? फोर्स ये लगाना पड़ेगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स को ही चेक करूंगा। तो ये 50 न्यूटन का फोर्स है। अब ये 50 न्यूटन का फोर्स है, ये आपका 4 kg है ना। तो इसके बाद फिर आप यहाँ पे लगा दो, एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं, एफ नेट इक्वल्स टू एम। तो 50/4 विच विल बिकम 12.5 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
बड़ी आसान होते हैं, बस आपको अगर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है तो, नहीं तो आप फंस के रह जाएंगे, टेंशन नहीं निकाल पाएंगे और फिर कोई भी चीज आप पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आप क्लैम के बारे में सोचने लगेंगे तो फिर वो भी नहीं निकलेगा। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम से आप करेंगे इस सवाल को सॉल्व तो बड़े ही आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कर पाओगे। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस जिसमें जो रोप है वो हैवी होगी, मतलब उसका मास दिया होगा। अभी तक जो स्ट्रिंग्स लेते थे या रोप लेते थे वो मासलेस होती थी, आइडियल बोल दो, तो उसमें हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती थी, है ना, इसलिए वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब लेकिन ये हैवी रोप है तो हम ये देखेंगे कि हर पॉइंट के, इस रोप के जब उसका मास दे दिया जाता है तो फिर हर पॉइंट का, जो रोप का हर पॉइंट है वहां पे टेंशन सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। देखो अब इसको कुछ एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको और बातें समझ में आएंगी। जैसे मान लो कि केस नंबर 1 में मैं आपको ये बोलूं कि भाई ये आपकी सीलिंग है, यहाँ से आपने एक हैवी रोप को लगा दिया है ना, तो थोड़ा सा मैं मोटा बना रहा हूँ। और ये बोला है इस रोप की जो लेंथ है वो 4 मीटर है और इस रोप का जो मास है, हैवी रोप का मतलब यही हो गया कि उसका मास दिया होगा। अगर आइडियल रोप होती तो हम उसको मासलेस मानते, है ना। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद फिर इसमें से एक ब्लॉक भी लगा दिया, इस रोप को एक ब्लॉक, रोप से एक ब्लॉक भी अटैच कर दिया जिसका मास 2 kg है। अब ये पूछा गया कि भाई एक बात बताओ कि जहां पे ये कांटेक्ट में है ब्लॉक को, जहां हैंग किया गया रोप के उस पॉइंट पे क्या टेंशन है। तो ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, आपको मैंने सिस्टम का कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। अगर रोप का इस पॉइंट का टेंशन हमें चाहिए तो मैं सिर्फ 2 kg को अगर सिस्टम मानूं, 2 kg को, तो 2 kg में से रोप जो है ये बाहर है। अगर ये रोप बाहर है तो ऊपर की तरफ बच्चों टेंशन फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। अब क्योंकि ये बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, एफबीडी हमने बना लिया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें बच्चों टेंशन जो है वो 20 न्यूटन का है। ठीक, तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। उसके बाद फिर मैं केस नंबर 2 ले रहा हूँ बच्चों। तो केस नंबर 2 में आपसे ये बोला गया कि भाई फिर से वही बात है, फिर से एक हैवी रोप लगी हुई है इस तरीके से, और फिर हैवी रोप से वही 2 kg का ब्लॉक को अटैच कर दिया गया है। फिर से वही बात है कि रोप वही है जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर की है और मास ऑफ जो रोप है वो 8 kg का, टोटल मास ऑफ द रोप। अब आपसे ये बोला गया कि टेंशन यहाँ नहीं चाहिए, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उन्होंने कहा कि टेंशन हमें 2 मीटर, बच्चों 2 मीटर जो है एबव ये कोई पॉइंट है, इसको मान लो ए बोला गया। तो 2 kg से 2 मीटर एबव मतलब मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे ऐसा ही बोल सकते हो, मिड पॉइंट पे, क्योंकि टोटल लेंथ 4 मीटर है ना। तो मिड पॉइंट पे टेंशन क्या है ये आपको बताना है। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट पे टेंशन है, अब बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन अलग अलग होगा, है ना, क्योंकि ये हैवी रोप है, वो अभी आएगा भी। तो मुझे सिस्टम ऐसा चूज करना चाहिए ताकि मैं इस पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसको एक्सटर्नल बना पाऊं। तो मैंने क्या किया कि इस रोप में हर पॉइंट पे टेंशन लग रहा है तो उनको इंक्लूड कर लेता हूं सिस्टम में। तो 2 kg के साथ अब इस पॉइंट से पास होता हुआ ये सिस्टम ले लेता हूं जिसमें यहाँ पे 2 मीटर लेंथ की रोप भी सिस्टम में आ गई है। तो उससे फायदा क्या है कि इस ए पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो एक्सटर्नल हो गया है, दिस इज टेंशन T1, और ये मेरा सिस्टम हो गया। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, ये जो 2 मीटर की रोप है इस पूरी रोप का कितना मास है, देखो 4 मीटर में 8 kg है, तो 1 मीटर में कितना हुआ 2 kg, 8/4 ऐसी तो निकालोगे। 1 मीटर की लेंथ में रोप का जो मास हुआ वो हो गया 2 kg, तो 2 मीटर की लेंथ में कितना हो जाएगा 2 + 2 4 kg, मतलब इस रोप का जो मास है वो 4 kg है। तो मैंने अगर इसको सिस्टम ले लिया है तो इस पे जो टेंशन रोप, बची हुई रोप जो टेंशन लगा रही है वो एक्सटर्नल हो गई है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब इसके बीच में जितने भी टेंशन लग रहे होंगे उनको मुझे काउंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटरनल हो गए,
है ना बच्चों। तो ये फायदा होगा सिस्टम लेने का। और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, अब वो कितना लगेगा बच्चों, आप खुद सोचो। 2 + 6, ये सिस्टम का मास है टोटल, 2 + 6 तो 6 kg है, तो 6 × g मतलब 60 न्यूटन। तो नीचे लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स। अब क्योंकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, एफबीडी हमने बना लिया है, तो इसका मतलब ये जो T1 है ये किसको बैलेंस करेगा, 60 न्यूटन को बैलेंस करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो टेंशन T1 की वैल्यू है, इट विल बिकम 60 न्यूटन। तो देखो जहां पे वो कांटेक्ट में है बच्चों, वहां पर टेंशन की वैल्यू अलग है। फिर उसके ऊपर 2 मीटर गए, वहां पे टेंशन की वैल्यू अलग है। और मैं तो कहता हूं और निकालना तो और निकाल लो भाई। अब थर्ड केस में तो आप ये देखो कि थर्ड केस में अगर मुझे निकालना होता और मैं आपसे बोलता कि वही आपकी हैवी रोप है, वैसे ही आपका 2 kg का ब्लॉक लगा हुआ है, और वही आपका लेंथ जो है वो 4 मीटर है रोप की, और जो मास है वो 8 kg है। और अब आपसे पूछा जा रहा है एक बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर पूछा जा रहा है जो ये टेंशन क्या होगा जो 3 मीटर ऊपर है, 2 kg से 3 मीटर ऊपर है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अब मेरे को अगर इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो इस पॉइंट से लेकर पूरी रोप को सिस्टम में ले लेना चाहिए। तो ये टेंशन उसके लिए एक्सटर्नल हो गया। और नीचे ग्रेविटी लग रहा है, तो ये क्योंकि 1 मीटर में 2 kg है, तो 3 मीटर में ये 6 kg हो जाएगा बच्चों। तो 6 + 2 8 kg, तो नीचे लगेगा 80 न्यूटन। और 80 न्यूटन लगेगा, तो जो टेंशन यहाँ पे इसको T2 मान लो। तो जो बच्चों टेंशन है, क्योंकि ये रेस्ट पे है पूरा सिस्टम, तो जो टेंशन है वो आपका 80 न्यूटन आ जाएगा। तो देखो फिर से टेंशन बदल गया। इसलिए मास वाली रोप में टेंशन बदलता जाता है, क्योंकि उसका मास भी काउंट करना पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स में। इसलिए हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा। लेकिन अगर ये मासलेस होती तो आप कोई भी सेक्शन लेते, ये वाला सेक्शन लेते, तो भी मास 2 kg होता, क्योंकि बाकी की रोप तो मासलेस है ना। इस वाले पॉइंट पे लेते तो भी ये रोप मासलेस होती, सिर्फ 2 kg का फोर्स होता। और सोचो अगर आप इस पॉइंट पे लगाएं, बिल्कुल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सीलिंग, तो फिर ये पूरा 8 kg + 2 kg, तो ये टेंशन हो जाता इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पे ये सीलिंग से कनेक्ट है, वहां पे टेंशन हो जाता कितना बच्चों, 100 न्यूटन। तो जब मास है रोप का तब टेंशन चेंज हो रहा है। अगर ये मासलेस होती रोप, आइडियल होती, तो देखो फिर टेंशन चेंज ही नहीं होता। यहाँ पे 20 न्यूटन था तो यहाँ भी 20 न्यूटन आता, क्योंकि मासलेस रोप है, तो ये 4 kg का मतलब ही नहीं था। मासलेस होती तो ये 6 kg का मतलब ही नहीं है। फिर भी फिर टेंशन कितनी आती बच्चों, आपकी 20 न्यूटन। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मासलेस रोप में, आइडियल रोप में हर पॉइंट पे टेंशन सेम हो जाता है, क्योंकि उसका मास नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जब आप हैवी रोप की बात कर रहे हैं, उसका मास है, तो हर पॉइंट का टेंशन सेम नहीं है, हर पॉइंट का टेंशन अलग अलग है। निकालने पे वो अलग अलग आता भी है। और कैसे निकाला जाता है, तो सिस्टम को ऐसा कंसीडर करना चाहिए कि जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट से सिस्टम पास करे, ताकि जिस पॉइंट पे निकालना वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स हो, बाकी हर पॉइंट का टेंशन जो है वो सिस्टम के अंदर आ जाए, तो उसको कंसीडर ही नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप कितने एफबीडी बनाओगे भाई, इसमें तो इन्फिनाइट एफबीडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर पॉइंट का टेंशन अलग अलग है, हर पॉइंट का टेंशन अलग अलग है। वैसा नहीं कर सकते ना आप, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सिस्टम के कॉन्सेप्ट से करेंगे इन सवालों को, तो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी आपको बताया कि टेंशन हैवी रोप में हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे इस बात को आप नोट भी कर लो ना। तो नोट करके लिख लेते हैं हम कि टेंशन टेंशन इन हैवी रोप, टेंशन इन हैवी रोप इज different at each and every point, at each and every point। तो हैवी रोप में जो टेंशन है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है ना। पॉइंट मतलब अलोंग द उसके लेंथ पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में टेंशन की टोटल वैल्यू ये होती है, बाकी हर पॉइंट पे जाओगे तो अलग अलग पॉइंट्स पे आपको अलग अलग टेंशन की वैल्यू मिलेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है भाई। चलिए अब हम हैवी रोप के बारे में थोड़ा सा सीख चुके हैं, अब हम इससे रिलेटेड सवाल करते हैं ना। तो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और उस टाइप के सवालों को कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ।
तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे अब, कि हमारे पास स्टूडेंट्स एक हैवी रोप है, ऐसे ग्राउंड पे ये एक हैवी रोप है, और इस रोप का जो मास है वो 5 kg है बच्चों, 5 kg है। और ये बोला गया है कि जो लेंथ है रोप की वो 4 मीटर है ना। लेंथ 4 मीटर है और मास जो है वो 10 kg ले लो, 10 kg ले लो। तो मास है रोप का 10 kg और लेंथ है रोप का 4 मीटर। और इस पे यहाँ पे ये फोर्स लगाया गया है, फोर्स। तो ये फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ रोप। तो रोप के मिड पॉइंट पे कितना टेंशन हुआ है ना बच्चों। चलो निकालते हैं इसको, कैसे निकालेंगे देखिए। अब मिड पॉइंट पे हमें टेंशन निकालना है, मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट पे टेंशन निकालना है जो लेंथ 2 मीटर है। लेकिन उससे पहले क्या करो कि टेंशन तो हम निकालेंगे, लेकिन ये जो रोप है ये एक्सेलरेट कर रही है, फोर्स की डायरेक्शन ए। तो पहले तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो। अब एक्सेलरेशन के लिए आप टोटल रोप ले लो, सिस्टम जो है वो पूरी रोप का सिस्टम ले लो। पूरी रोप का सिस्टम लोगे क्योंकि पूरी रोप सेम एक्सेलरेशन से चल रही है। तो रोप का हर एक पॉइंट सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो हम पूरी रोप को क्या ले सकते हैं, सिस्टम ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था सिस्टम में वो सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जिनका जो रेस्ट पे है या फिर जिनका एक्सेलरेशन सेम है। तो यहाँ पे हम पूरी रोप को इंक्लूड कर लेते हैं ना। तो बच्चों बीच बीच में जो टेंशन चेंज हो रहा होगा उसको कंसीडर करना नहीं पड़ेगा। टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे क्योंकि वो रोप के मॉलिक्यूल्स ही लगा रहे हैं। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, acceleration is equals to net external force that is 100 Newton and acceleration sorry mass of rope। तो जो टोटल मास ऑफ रोप है वो हमें लिखना है। तो एक्सटर्नल फोर्स है 100 न्यूटन, मास ऑफ रोप है 10। तो ये आ गया बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है पूरी रोप का एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें क्या करना है कि भाई हमें मिड पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो हमें ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा जो इस मिड पॉइंट से पास होता हो। तो मैं इतनी रोप ले रहा हूं अब, ये 2 मीटर वाली, क्योंकि मिड पॉइंट पे चाहिए ना, तो मैंने 2 मीटर वाली रोप को सिस्टम ले लिया। तो इसमें टेंशन लग रहा है टी। अब मैं इस 2 मीटर वाले का अगर एफबीडी बनाऊं तो ये जो है इसका मास हो जाएगा बच्चों 5 kg, क्योंकि पूरी रॉड का पूरी रोप का जो मास है वो 10 किलो है, तो आधी रोप का मास जो है वो 5 kg। तब आप यहाँ पे अगर 5 kg वाली रोप का एफबीडी बनाए तो इस पे इधर कितना लग रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया 100 न्यूटन। और ये टेंशन अब सिस्टम के बाहर हो गया, तो ये टेंशन जो हमें निकालना है वो भी एक्सटर्नल हो गया, तो उसको इधर लिख दो। और ये रोप का टुकड़ा जो है वो एक्सलेट कर रहा है 10 से, तो ये आपका एक्सलरेशन हो गया, है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। अब क्या है, आप सॉल्व कर लो। एफ नेट इक्वल टू एम ए तो लगाना है। तो 100 - टेंशन इज इक्वल टू एम ए। तो 5 इंटू ए की वैल्यू बच्चों है 10, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 इधर आएगा तो टेंशन की वैल्यू हो गई 100 - 50, तो 50 न्यूटन। देखो बड़े ही आसानी से, मतलब कहीं पे भी आपसे पूछे आपको उस तरीके से सिस्टम चूज करना है और टेंशन की वैल्यू बतानी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे किया गया है ये क्लियर हुआ। तो देखो बच्चों और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो जैसे ये एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भाई ये ग्राउंड है, इसमें रोप इस तरीके से, ये आपकी बच्चों हैवी रोप है ना। और ये हैवी रोप है ना, मतलब ये ग्राउंड से टच नहीं है। और ये इसका जो मास है वो 8 kg है और इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है। और ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगाया गया 200 न्यूटन का। और बॉटम से 1 मीटर की हाइट पर इस पॉइंट पे, ए पॉइंट मान लो इसको। तो आपसे बोला गया कि फाइंड द टेंशन एट पॉइंट ए। तो रोप का जो ए पॉइंट पे टेंशन होगा उसको फाइंड करना है, ये सवाल है आपका। तो अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब फिर से वही बात कि सबसे पहले अगर आपको इसको सॉल्व करना है, टेंशन तो बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये रेस्ट पे नहीं है बॉडी, ये मोशन करेगी क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों 200 न्यूटन का।
तो पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तब टेंशन आएगा। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो क्योंकि पूरी रोप जो है वो सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी, तो पहले आप पूरी रोप को सिस्टम ले लो, पूरी रोप को सिस्टम ले लो। तो अब अगर पूरी रोप को आपने सिस्टम ले लिया है, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो अगर हम पूरी रोप का एफबीडी बनाए बच्चों इस तरीके से, है ना, जिसका मास 8 केजी है, तो उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल कितना, 200 न्यूटन का। अच्छा, नीचे क्योंकि ये वर्टिकल है, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, ध्यान रखना। तो 88 केजी है, तो नीचे 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब आप जानते हो जो इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा नेट फोर्स बाई मास ऑफ रोप, मास ऑफ रोप। तो नेट फोर्स है 200 माइनस 80, तो 200 माइनस 80 कर दिया, डिवाइड बाई मास ऑफ रोप जो है वो 8 कर दिया, तो ये आएगा 120/8, और 120/8 होता है बच्चों 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लो भाई, काम बन गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आएगा, उसके बाद फिर हम सिस्टम ऐसा चूज करेंगे कि ये 1 मीटर वाला जो पॉइंट है, ए पॉइंट, वो सिस्टम के बाहर हो जाए, तो टेंशन जो है वो निकल आएगी। तो अब मैं ये नीचे वाले पोर्शन को सिस्टम दे रहा हूँ बच्चा, ये रेड वाला, तो इस पे टेंशन जो टी है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, और 1 मीटर जो है उसका मास 2 केजी हो जाएगा, क्योंकि भाई 4 मीटर का 8 केजी है, तो 1 मीटर के लेंथ का मास जो है वो 2 केजी है। तो अब मैं इसका एफबीडी बना लूंगा भाई, ये आपका 2 केजी की रोप, नीचे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा होगा, ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन लग रहा होगा जो ए पॉइंट पर है। तो ये टेंशन एट ए ही तो निकालना था मुझे, अब मैं निकालूंगा भाई। और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी है ए, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो एफ नेट हो जाएगा टी ए टेंशन एट ए माइनस 20 इज इक्वल्स टू एम ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 15, तो यहाँ पे टेंशन एट ए जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 30, और 2 उधर ही आए तो 50 न्यूटन। देखो इस तरीके से आंसर। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में, तो बच्चों से बनाने, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं थी। अगर एफबीडी अच्छे से बनाना आता है, सिस्टम में क्लैरिटी है कि कैसे लेना है, कब लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े ही आसानी से ऐसे सवाल हो जाते हैं। तो बच्चों को क्या है कि पढ़ाया ही नहीं जाता हैवी रोप, है ना, एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पोर्शन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता, तो फिर बच्चा सॉल्व भी नहीं कर पाता है, वो सोचता है मार्क्सलेस होती है सारी चीजें, तो फिर उसको समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करें। लेकिन बड़ी ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपसे ये सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पे 2 वर्टिकल सपोर्ट है, मतलब वर्टिकल में ये हॉरिजॉन्टल ऐसे सपोर्ट दिया, सीलिंग मान लो, और ये सेम लेवल पे है ना, वो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, बाकी वो है सेम लेवल पर, इसलिए एंगल जो है वो सेम बन रहा है वर्टिकल के साथ, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, और ये हैवी रोप है जिसका मास 5 किलो है, और जो आपका एंगल ये बन रहा है वो भी उसने बता दिया है 37 दोनों साइड। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स, आपका जो मास इस रोप का वो 5 केजी है, और आपको इन दोनों एंड्स पर इस रोप में इसके खुद के मास के कारण जो टेंशन लगेगा, वो टेंशन एट द एंड्स ऑफ द रोप बताना है। तो चलिए हम टेंशन एट द एंड्स ऑफ द रोप बताते हैं, निकालते हैं उसको, है ना बच्चों। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे सबसे पहला काम जो मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, एफबीडी बनाने का होता है, तो एफबीडी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हमें कहाँ पूछा है टेंशन, एंड्स पे पूछा है ना, एंड्स पर, तो ये एंड है, तो अब ये टेंशन जो है ये अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसे लगाएगा, है ना बच्चों, ऐसे, मतलब वर्टिकल से थीटा एंगल पर ये टेंशन है। तो ये टेंशन अगर मैं टी बोलूं, तो ये थीटा एंगल मतलब 37 डिग्री। अब मुझे ये टेंशन निकालना है, तो मैं पूरी रोप को सिस्टम कंसीडर करूंगा वॉल को छोड़कर, तो वॉल भी तो इस रोप के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा, भाई ये तो हम जानते हैं ना। अगर ये टेंशन फोर्स रोप दीवार पर इधर लगा रही है, तो बदले में दीवार जो है रोप पर ऐसे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इसका मैग्नीट्यूड भी टेंशन के बराबर ही होगा, तो ये भी टी होगा। जितना फोर्स रोप दीवार पे लगा रही है, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दीवार रोप पे लगा रहा होगा। तो रोप अगर टेंशन टी लगा रही है, तो दीवार भी टेंशन टी लगा रहा होगा, और ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, 37 डिग्री।
इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये भी 37 डिग्री है। तो आप ध्यान से देखो तो इस टेंशन के जो ये दीवार लगा रहा है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी कॉस 37 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी साइन 37, है ना बच्चों। ये हमने कंपोनेंट कर डाले। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो ऐसे ही होगा क्योंकि सेम एंगल बन रहा है और क्योंकि सिमेट्री है, सेम लेवल पे सिमेट्रिक है, तो बराबर बराबर दोनों एंड पे टेंशन बराबर लग रही होंगी। देखो आप, तो यहाँ भी टेंशन इंक्लाइन, मतलब ये एंगल 37, तो ये टेंशन टी ही लग रहा है बच्चों। और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये टेंशन सेम नहीं होंगे, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, इसको टेंशन नंबर T1 ले लो। वो तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉजिकली नहीं देखना है, बोलो सर हमें तो प्रूफ करके बताओ, तो आप T1 ले लो। एक काम करो, हमने तो ये पढ़ा ना, हैवी रोप में हर जगह पे टेंशन अलग अलग होता है, यहाँ पे सेम आएगा दोनों एंड्स पर, क्योंकि दोनों एंड सेम लेवल पे हैंग है और सेम एंगल बना रहा है। खैर, लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आता तो हम टेंशन अलग अलग ले लो, बाद में अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये टेंशन जो है सेम हो जाता है, T1 और T2। तो हमने इसको T2 ले लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, जितना टेंशन रोप दीवार पे लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही टेंशन T2 वॉल रोप पे लगाएगी, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना बच्चों। तो ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। तो फिर से इस रोप के, इस टेंशन T2 के दो कंपोनेंट है, एक ऊपर की तरफ दैट इज T2 cos 37 और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज T2 sin 37। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस रोप को सिस्टम कंसीडर करते हैं और इसका एफबीडी बनाते हैं, क्योंकि एंड पे ही तो चाहिए था। तो ये जो टेंशन लगा रहा है दीवार, वही टेंशन है एंड पे रोप में। तो मैं इस पूरी रोप को सिस्टम कंसीडर कर लेता हूँ। ये पूरी रोप को मैंने सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब इस पूरी रोप को अगर मैंने सिस्टम कंसीडर कर दिया तो एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ रोप। तो एफबीडी ऑफ रोप, एफबीडी ऑफ रोप, तो एफबीडी ऑफ रोप बनाएंगे हम। तो देखो बच्चों, ये आपका रोप को पॉइंट मास मान लिया हमने, जिसका मास जो है वो 5 kg है। इसके बाद नीचे इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज 5 इंटू जी, दैट इज 50 न्यूटन। ऊपर की तरफ बच्चों इस रोप पे एक इस एंड पे फोर्स लग रहा है T2 cos 37। एक और फोर्स लग रहा है इस एंड पे ऊपर की तरफ T1 cos 37। एक हॉरिजॉन्टल ऐसे फोर्स लग रहा है दैट इज T1 sin 37 और एक ऐसे लग रहा है बच्चों दैट इज T2 sin 37। और हमें ये पता है कि ये जो 5 kg का रोप है ये रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में। देखो ये रोप कहीं तो मूव कर नहीं रही है, रेस्ट पर है, यानी कि सारे फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग लगा दो भाई, उसमें क्या दिक्कत है। यानी हॉरिजॉन्टल वाला का अगर हम लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल वाले को बैलेंस कर रहा होगा और वर्टिकल वाले का वर्टिकल वाला बैलेंस कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल में खेलें, हॉरिजॉन्टल लगाएं। तो हॉरिजॉन्टल में लगाने पर हमें मिलेगा कि T1 sin 37 जो है वो T2 sin 37 के बराबर है। तो sin 37 sin 37, देखो मैं पहले ही बोल रहा था कि T1 और T2 की वैल्यू बराबर हो। उसमें एक इक्वेशन कम हो जाती, लॉजिकली बता रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। अब T1 और T2 का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो वर्टिकल में लगाएं तो अब इसकी वैल्यू मिलेगी। तो T1 बच्चों T2 दोनों सेम है, तो ये 2T1 cos 37 हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो 2T1 cos 37 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 50। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 2T1 cos 37 हो जाता है बच्चों कितना 4/5 इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये 25 आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू जो है बच्चों, या T2 बोल दो, दोनों की वैल्यू बराबर है, टेंशन एट द एंड्स। तो यहाँ पे T1 इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू 125, 25 इंटू 5, तो ये 125 डिवाइड बाई 4, ये आएगा आंसर। और इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 पॉइंट आपका ये बच्चों 25
न्यूटन। तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द टेंशन एट द बच्चों कहां पर, मिड टेंशन एट द एंड्स ऑफ द रूप, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। देखिए बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन भी बन सकता है। ये मान लो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा कि फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट, और अगर लेंथ दी जाती ना तो फिर वो कहीं भी पूछ सकता था, लेकिन चलो अगर आप मिड पॉइंट पे निकालना सीख जाओगे तो किसी भी पॉइंट पे निकालना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ रोप, इस रोप के मिड पॉइंट पे आप टेंशन निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिड पॉइंट पे आ जाओ भाई। तो ये बच्चों मिड पॉइंट है, तो अगर हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे लें तो ये जो रोप है इस हिस्से की रोप पर, ये जो हिस्से वाली रोप है ये टेंशन फोर्स लगा रही होगी और इस डायरेक्शन में लगा रही होगी, है ना। टेंजेंट टू रोप होता है ना, तो नीचे कर्व इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो टेंजेंट ऐसा होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। तो ये टेंशन मान लो T3 है जो मिड पॉइंट पे है, तो इस T3 की वैल्यू को निकालने को आपको बोला है। अब आप क्या करो कि सिस्टम ऐसा चूज करो जिसमें ये T3 एक्सटर्नल हो जाए। तो अब आप सिस्टम जो है बच्चों वो हाफ लेंथ की रोप को करो, ये सिस्टम चूज करो, ये आधी लेंथ की रोप को हम सिस्टम चूज कर लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सिस्टम चेंज हो जाएगा, बाकी सॉल्व सॉल्व तो वैसे ही करना है। अब आप सॉल्व कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो भाई अगर हम एफबीडी बनाए तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये एफबीडी ये हाफ रोप है, टोटल रोप जो थी उसका मास 5 केजी था, तो जो ये हाफ रोप है उसका मास 2.5 केजी हो जाएगा, है ना बच्चों। अब इसमें एक फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है जो T3, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और फिर इस पे एक T2 लग रहा है, तो ऊपर की तरफ लग रहा है T2 cos 37, तो T2 cos 37 बच्चों, है ना। और नीचे की तरफ लग रहा है आपका कितना स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ लग रहा है आपका इसका ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसमें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लगा लो, तो ये हो जाएगा 25 2.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन का फोर्स। फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना है भाई कि इधर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये वाला फोर्स लग रहा है T2 साइन 37, T2 साइन 37 या हाँ T2 साइन 37, T2 वाला है ना। T2 और T1 की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल को रिप्लेस करेंगे ना, क्योंकि ये पूरी जो बॉडी है जो हाफ रोप है वो भी तो रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में है। तो आप हॉरिजॉन्टल को बैलेंस कर लो तो T3 आ जाएगा, क्योंकि T2 हम पहले ही निकाल चुके हैं। हालांकि यहाँ वर्टिकल बैलेंस करोगे तो फिर से T2 की वैल्यू आ जाएगी, तो T2 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसके लिए अलग से अभी चिंता नहीं कर रहे हैं ना। तो T2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली T3 निकालो। आप करके देखना सॉल्व, तो यही आंसर आएगा फिर से, है ना। T3 निकालते हैं, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करें तो हमें T3 जो टेंशन एट मिड पॉइंट है वो आ जाएगा, देखो कितना, T2 साइन 37। तो यहाँ पे ये जो T2 है, T2 की वैल्यू है 125/4, तो 125/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन 37, साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितना, 3/5, है ना। आई होप आपको क्लियर आता है ये। तो यहाँ से 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 इंटू 3 हो जाएगा 75/4 न्यूटन। तो या तो ये आंसर ले लो जो आपका मिड पॉइंट पे टेंशन है, या फिर T3 जो है उसको ऐसे भी ले सकते हो। अगर हम काट दें तो ये 1 पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट बोल रहा हूँ, 1 हो जाएगा यहाँ पर 4 से, है ना। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 35, 35 में आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 8 या 32, तो ये 18.75, है ना। तो 18.75 न्यूटन इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। यानी कि मिड पॉइंट पे अगर पूछा जाए तो वो भी निकाल सकता हूँ, और अगर इसकी लेंथ दी जाती तो आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम पहले करते हैं। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि अगर फोर्सेस इंक्लाइन लग रहे हैं, अभी तक जितने हमने सवाल किए थे वो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में थे, तो कंपोनेंट नहीं कर रहे थे, और बच्चों अगर फोर्स इंक्लाइन लगने लगे तो उनके कंपोनेंट कर लो। और क्या है, एफबीडी तो बनाना है, एक बार एफबीडी बन जाता है तो आंसर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है।
और जब आप एफबीडी तक नहीं पहुंच पाओगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे सवाल, है ना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, एक हैवी रोप है, अब ये दोनों सेम लेवल पे हैंग नहीं है, ये अलग अलग लेवल पे हैंग है ये रोप, और 5 kg की रोप है। टेंशन एट द एंड्स ऑफ द रोप निकालना है, जैसे पहले सवाल था, बस उसमें अंतर ये था कि वो सेम लेवल पे था, यहाँ सेम लेवल पे नहीं। तो यहाँ पे सेम लेवल पे नहीं होगा, सिमेट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेंशन की वैल्यू अलग अलग होंगी, तो यहाँ पे सेम टेंशन नहीं मानना है ना। तो यहाँ पे ये जो रोप है, ये अलोंग द रोप अगर ऐसे टेंशन लगा रही है, तो ये टेंशन मान लो T1, तो ऑब्वियस सी बात है दीवार भी रोप पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही होगी, मतलब T1 टेंशन ये, और कितने एंगल पर, तो ये 37 डिग्री पर। अब हमें करना क्या है भाई, कंपोनेंट करना है। अगर सीधे सीधे फोर्स है तो डायरेक्ट बैलेंस करो, और अगर टेढ़े फोर्स है तो कंपोनेंट करके बैलेंस करो, है ना। यही तो हमने सीखा है, यही मूल मंत्र है एनएलएम में सवाल सॉल्व करने का। तो ये टेंशन का ये वाला कंपोनेंट T1 sin 37, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट T1 cos 37। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोप जो है अलोंग द रोप ये लगाएगा T2, तो दीवार भी उस पर उतना ही और अपोजिट लगाएगा T2, और ये आपका एंगल है 53 डिग्री। फिर से इसके कंपोनेंट करिए, तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई, T2 cos 53 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin 53 डिग्री, है ना बच्चों। तो ये आपका हो गया। अब आप इस रोप का एफबीडी बना लो भाई सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफबीडी ऑफ रोप। तो अगर आप एफबीडी ऑफ रोप बनाओगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रोप तो भाई कितना है, 5 kg के मास का है, तो नीचे तो 50 लग रहा है ना, 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक T1 sin 37 प्लस T2 cos 37, और ये भी cos है, T1 cos 37 और T2 cos 53, है ना, ये 53 वाला कॉम्पोनेंट। और यहाँ पे लग रहा है T1 sin 37, और ऐसे लग रहा है T1 sin 53। तो क्योंकि रोप तो बच्चों रेस्ट पे है तो बैलेंसिंग होगी, तो भाई हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल को कैंसिल करेगा और वर्टिकल वाला वर्टिकल को कैंसिल करेगा। चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लगाइए बैलेंसिंग, तो हॉरिजॉन्टल में बैलेंसिंग करोगे तो ये आ जाएगा, ये सॉरी T2 है ना, तो T1 sin 37 मस्ट बी इक्वल्स टू T2 sin 53। तो sin 37 की वैल्यू होती है बच्चों कितना, 3/5, और sin 53 की वैल्यू होती है कितना बच्चों, 4/5। तो 5 और 5 कैंसिल, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी आपका 3T1/4। तो चलो एक रिलेशन तो आ गया हमारे पास T1 T2 का। एक और इक्वेशन चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन आएगी जब आप वर्टिकल में बैलेंसिंग करोगे। तो वर्टिकल में बैलेंसिंग करो भाई, तो ये हो जाएगा T1 cos 37 प्लस T2 cos 53 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। cos 37 की वैल्यू 4T1/5 प्लस cos 53 की वैल्यू 3T2/5 इज इक्वल्स टू 50। तो 5 कॉमन आके उधर चला जाएगा, तो 5 इंटू 5 तो 250 हो जाएगा, और T2 की वैल्यू T1 के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 4T1 प्लस यहाँ पे 3T2, T2 की वैल्यू जो है वो 3T1/4 है, और 5 मैंने पहले एलसीएम लिया था तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 250 हो गया, तो ये 16 प्लस 9, तो ये 25 T1/4 आएगा बच्चों, है ना, ध्यान रखें इस बात का। तो ये हो जाएगा 250, तो 25 से काट दो तो ये बचेगा 10, तो इधर गया तो ये T1 बचा 40 न्यूटन। तो अगर आपका T1 जो है वो 40 न्यूटन है, तो यहाँ पे T2 निकल आएगा, तो T2 आ जाएगा भाई 3 इंटू 40/4, तो T2 की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। तो देखो आपके दोनों आंसर आ गए T1 एंड T2, है ना बच्चों।
तो आप अब समझ चुके होंगे कि कैसा भी सवाल आए कुल मिला के आपको एफबीडी बनाना है। अगर सीधे सीधे फोर्सेस हैं तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, और अगर टेढ़े मेढ़े फोर्सेस हैं तो कंपोनेंट लेके सॉल्व करना है। और करना कुछ नहीं है, बस यही काम बच्चों से होता नहीं है तो एलएलएम के सवाल बनते नहीं है। लेकिन आई होप अब आप इतना काम जरूर कर पाएंगे, कंपोनेंट्स कर पाएंगे और उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये हेमिस्फेरिकल आपका एक बाउल है, इस तरीके से लगा हुआ है, रेडियस आर है उसका, और ऊपर एक हुक के थ्रू एक चेन को लटकाया गया है जिसका मास, जो चेन का मास है वो एम है, और लेंथ ऑफ द चेन आपको एल लेना है, और एल जो है वो पाई आर बाई टू के छोटा है। मतलब पाई आर बाई टू का मतलब क्या हुआ कि ये क्वार्टर जो सर्कल है उसकी लेंथ उससे छोटी चेन है लेंथ में, है ना, तो मैंने छोटा बनाया लेंथ की चेन। फिर ये बोला कि इफ हुक इज रिलीज्ड, अगर यहाँ से हुक निकालोगे तो ये चेन नीचे की तरफ गिरेगी तो कुछ एक्सेलरेट करेगी। तो यही आपको बताना है कि जब हुक रिलीज है तो देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ चेन, तो चेन का आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो ये सिचुएशन है, सिनेरियो है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें कि तो एल लेंथ की चेन है, मास ऑफ चेन एम है, मानना है हमें, तो ये कितने एंगल तक, भाई ये कितने एंगल तक ये चेन लटकी हुई है हेमिस्फेयर में, अगर हम वर्टिकल से देखें ये एंगल, तो ये एंगल अगर मैं थीटा मानूं तो आपको ये पता है कि ये जो चेन की लेंथ है बच्चों ये एल है, और रेडियस जो है वो तो हेमिस्फीयर का रेडियस है आर। तो आपको पता है कि किसी भी आर्क लेंथ एल दिया हो, रेडियस दिया हो, थीटा पता हो, तो आप उनके बीच में रिलेशन जानते हो, है ना। जब हमने रेडियन डिफाइन किया था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा अगर रेडियंस में लिखना है तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो एल बाई आर। तो पहली बात तो मुझे थीटा पता चल गया कि कितने थीटा एंगल तक ये चेन जो है वो हैंग है। तो कितने थीटा एंगल तक हैंग है ये पता चल गया, दिस इज एल बाई आर, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम थोड़ा गंदा हुआ, यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो एक काम कर सकते हो आप, किसमें भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालें। तो अगर इस चेन को मैं एक बॉडी मान लूं, और अगर मैं इस पे नेट फोर्स निकाल लूं बच्चों, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स बाई मास ऑफ चेन, यही तो एक्सेलरेशन होगा ना। मतलब हमें जो एक्सेलरेशन ऑफ चेन निकालना है, तो हम एक्सेलरेशन ऑफ चेन क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ चेन। तो एक्सेलरेशन ऑफ चेन क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स, टोटल फोर्स जो इस पे लग रहा है, टोटल चेन पे जो फोर्स लग रहा है, डिवाइड बाई मास ऑफ चेन। मास ऑफ चेन इज गिवन टू यू m, तो टोटल फोर्स अपॉन मास ऑफ चेन। अगर मैं टोटल फोर्स निकाल लूं तो फिर मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये मैंने लॉजिक बना लिया। अब मैं टोटल फोर्स कैसे निकालूं, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें यही चीज बच्चा निकाल नहीं पाता, अगर इसको निकाल लेगा तो उसका काम बन जाएगा। अब देखो टोटल फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स लो तो हर फोर्स में, हर एंगल में डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए थोड़ी सी समस्या जाएगी। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर से ये कंसीडर करते हैं, ये मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि वहां पे फिर ज्यादा ही वो हो जाएगा कंजेस्टेड। तो यहाँ पे ये चेन रखी हुई है बच्चों इस तरीके से, तो हुक निकाल दिया गया है। अब ये अगर आपके पास चेन रखी है तो आप ऐसा करो कि किसी भी फाई पे, थीटा तो हमने ये एंगल ले लिया, तो कोई दूसरा एंगल ले लो। तो किसी एंगल फाई पे जाके बच्चों एक छोटा सा एलिमेंट लो, छोटा सा एलिमेंट फोर्स निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लो, डी फाई का किसी भी फाई एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लो डी फाई का। तो ये छोटा सा एक चेन का पोर्शन होगा जिसका मास, छोटा सा मास डीएम होगा, और इसकी लेंथ जो है बच्चों, क्योंकि ये रेडियस आर है, एंगल फाई है, तो फिर से डी फाई इज इक्वल्स टू ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस इंटू डी फाई जो है वो ये आर्क लेंथ आ जाएगी। मतलब ये जो छोटी सी लेंथ है डीएक्स, ये लेंथ आ जाएगी आपकी आर डी फाई। तो आप छोटा सा मास आर डी फाई में जो छोटा सा मास है डीएम, उसको निकाल सकते हो। तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, डीएम, तो डीएम हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ, है ना। मतलब लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ, या फिर आप मास पर यूनिट लेंथ को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। टोटल एल लेंथ में कितना मास है बच्चों, एम, तो m बाई एल, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तो आर डी फाई लेंथ में कितना मास होगा, dm,
तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर डी फाई, तो हम यहाँ पे ये आर डी फाई लिख सकते हैं। तो देखो छोटा सा मास डीएम आ गया, फाई आ गया। अब अगर यहाँ पे देखें हम तो हो क्या रहा है भाई बच्चों, ये आपका कितना एंगल है भाई, ये एंगल है फाई, फाई। और यहाँ पे वो आपका छोटा सा एलिमेंट है डीएम मास का, तो उस डीएम मास पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है। कितनी ग्रेविटी लग रही है बच्चों, डी एम इंटू जी। तो उसका जो अब ये क्योंकि ये जो है ये ऐसे हेमिस्फेरिकल उस पर है, तो इस पे ये वाला कंपोनेंट जो है वो एक्सलेट करा रहा होगा। ये फोर्स है आपका छोटा सा फोर्स डीएफ, तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, नीचे की तरफ डीएमजी है, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी फाई हुआ। तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल फाई रहने, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस डीएमजी के दो कंपोनेंट है, इसकी तरफ जो ये नॉर्मल बैलेंस कर देगा नॉर्मल, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सलेट नहीं करा रहा है, ये अलोंग द प्लेन, अलोंग द सरफेस, टेंजेंशियल सरफेस है, ये इसको एक्सलेट करा रहा है। तो ये छोटा सा फोर्स डीएम मास में कितना आएगा, इस डीएम का ये कंपोनेंट, तो डीएम का ये वाला कंपोनेंट होगा फाई के साथ जुड़ा है, तो डीएम कॉस फाई, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीएम जी इंटू साइन फाई। तो डीएम जी इंटू साइन फाई इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल पॉइंट एलिमेंट। अब इतने इसमें जितने भी पॉइंट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे इनफिनाइट पॉइंट एलिमेंट है, उन सबको क्या करना पड़ेगा बच्चों, डीएफ 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 सबको जोड़ोगे तो आपको नेट फोर्स मिलेगा, टोटल फोर्स, दैट इज एफ टी। तो चलिए इसको यहाँ पे निकालते हैं अब, टोटल फोर्स एफ टी। तो हमने ये देखा कि जो छोटा सा फोर्स छोटे से एलिमेंट पे है डीएफ, वो है बच्चों कितना, डीएम जी साइन थीटा। अच्छा डीएम की वैल्यू हमें पता है, डीएम की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, साइन थीटा नहीं सॉरी साइन फाई है, फाई है ना, थीटा तो ये पूरा एंगल था। तो यहाँ पे ये डीएफ जो है वो आ जाएगा आपका कितना, एम बाई एल इंटू आर, तो डी फाई को मैं बाद में लिख लेता हूँ बेटा, जी इंटू साइन फाई इंटू डी फाई। अब मैं ये छोटे से फोर्स पूरे चेन के अलाउंग, जो थीटा एंगल पे चेन रखी हुई है, उस पूरे चेन के हर एलिमेंट से मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो एफ टोटल मिल जाएगा, तो यहाँ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों ये चेन किस लेंथ में, यहाँ पे क्योंकि एंगल है फाई, तो फाई के रेस्पेक्ट में हमें लिमिट रखनी पड़ेगी। तो ये चेन स्टार्ट हो रही है जब हमारा ये वाला लाइन है, मतलब थीटा जो है, फाई जो है वो 0 है, और उसके बाद फिर यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है जब फाई जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो फाई की जो लिमिट है वो 0 से थीटा के बराबर है, और थीटा की वैल्यू आपको पता है एल बाई आर। तो दिस इज नेट फोर्स और टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, एम बाई एल, तो ये एम आर जी बाई एल इंटीग्रेशन 0 टू एल बाई आर, थीटा की वैल्यू एल बाई आर है, और साइन फाई डी फाई है ना। अब आपको इंटीग्रेशन करना आता है, साइन फाई डी फाई का इंटीग्रेशन जो है बच्चों वो होता है माइनस कॉस फाई, है ना, ये आपको पता ही है। तो एम आर जी अपॉन एल इज इक्वल्स टू माइनस कॉस फाई, और लिमिट 0 से एल बाई आर। तो आपको पता है कि अगर अंदर लिमिट जो है बच्चों वो कैसा हो, आपका माइनस में हो तो पहले लोअर लिमिट लगाते हैं, तो फाई की जगह आप लोअर लगाओगे 0, तो ये हो जाएगा 1, माइनस फिर अपर लगाओगे तो कॉस एल बाई आर हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल नेट फोर्स जो है चेन के ऊपर वो आ जाएगा एम आर जी बाई एल इंटू 1 माइनस कॉस एल बाई आर, है ना। लिमिट आप पुट करना जानते हो, लिमिट पुट करोगे फाई की जगह, तो ये आंसर बच्चों आपको मिलेगा। तो दिस इज द टोटल फोर्स, ये तो टोटल फोर्स हुआ। हमें तो एक्सेलरेशन निकालना था चेन का, तो एक्सेलरेशन ऑफ चेन अब आएगा टोटल फोर्स बाई मास ऑफ चेन। तो टोटल फोर्स है एम आर जी अपॉन एल डिवाइड बाई मास, यहाँ पे भी होगा, और 1 माइनस कॉस एल बाई आर। तो यहाँ से मास और मास कैंसिल, तो एक्सेलरेशन ऑफ चेन जब आप रिलीज करोगे हुक को तो उसका आंसर आएगा आर जी बाई एल 1 माइनस कॉस एल बाई आर। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है। तो इंटीग्रेशन का उपयोग होगा, ये आपको ध्यान देना। और इंटीग्रेशन का उपयोग तो फिर भी बच्चा समझ जाता है, बट इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे करना है ये आपको समझना पड़ेगा।
जब आपका एप्लीकेशन, माइंड का एप्लीकेशन इस तरीके से हो जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करना है, तो आप बड़े से बड़े सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व करना चालू कर देते हो, है ना। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से डेवलप होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है।